हिटलर की सारी दुनिया निंदा कर रही है, आज तक कर रही है। इतिहास में हिटलर का उदाहरण अगर किसी को दिया जाता तो उसको लगता है कि तानाशाह। लेकिन वही हिटलर की औलाद जर्मनी आज फिर इसराइल के साथ खड़ा हो गया। ये कौन सी पॉलिसी है भाई? या तो कल यहूदी सही थे, तुम गलत थे, तो माफी मांगो, और आज बोलो यहूदी गलत है, तुम सही हो, या फिर यहूदी भी सही है, तुम भी सही हो। तो ये दोनों तीनों चीजें कॉकटेल कैसे होंगी, ये बताइए। देखिए, मैं तो अपने देश के लोगों को कहूँगा, जो हमारे देश में लोग सोशल मीडिया पर खा मखा मान न सम्मान और मैं तेरा मेहमान वो जो कर रहे हैं कि इजराइल के सपोर्ट में वो क्या कहते हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, इजराइल के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, उनसे मैं विनती पूर्वक ये कहूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो जाने अनजाने में अपने देश के अंदर एक गलत संदेश दे रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में चुनाव होने हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म मुद्दा अगर कुछ है तो इजराइल और फिलिस्तीन। पहले लोग गुस्सा थे कि प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन कर दिया। फिलिस्तीन जो है वो सताया हुआ देश है, प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन के समर्थन में होना चाहिए। उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने राहत सामग्री भेज दी तो अब दूसरी मांग है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना रुख साफ नहीं कर रहे हैं, वो फिलिस्तीन के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं। उन्हें किसी एक के साथ खड़े होने चाहिए, दोनों के साथ कैसे हो सकते हैं। इसी बात को लेकर तमाम लोगों में गुस्सा चल रहा है, अलग अलग मांगे उठ रही हैं, आए दिन प्रदर्शन चल रहे हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं गुलाम सरवर। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री को एक रुख रखना चाहिए या जो कर रहे हैं वो सही है? नहीं, प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी पार्टी की पॉलिसी है और अपनी पार्टी की पॉलिसी के हिसाब से कर रहे हैं। उस पर कोई टीका टिप्पणी करने की अब ज़्यादा आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि मामला तो काफ़ी आगे निकल चुका है। वो आनन फानन में प्रधानमंत्री जी ने जो जल्दीबाजी में फैसला लिया था और जो बयान दिया था, उस पर स्वयं प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने पछता रहे हैं कि हमने गलत फ़ैसला किया। और आपको हैरानी होगी कि अब तो वो तमाम देश पछताने लगे हैं जिन लोगों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया था। आज आपको ये खबर मिली होगी, मिलनी भी चाहिए, कि इजराइल जो 15 दिनों से टैंकों को लाकर गाज़ा पट्टी पर जमा कर रहा था और 1 लाख फ़ौज और 2 लाख फ़ौज और 3 लाख फ़ौज कर रहा था और ज़मीनी ऑपरेशन करने की बात कर रहा था, आज वाज़ाफ़ता उसने ऐलान कर दिया कि ज़मीनी हमला हम नहीं करेंगे। ये उसकी पॉलिसी है या जो है, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि अमेरिका ने उसे साफ कह दिया कि अगर तुमने ज़मीनी ऑपरेशन किया तो तुम्हारी सुरक्षा के साथ साथ मेरी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। तो एक बात। दूसरी बात, आज एक और बड़ी ख़बर जो आई है वो ये कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ाफ़ता ये ऐलान किया कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है। देखिए, मैं तो अपने देश के लोगों को कहूँगा, जो हमारे देश में लोग सोशल मीडिया पर खा मखा मान न सम्मान और मैं तेरा मेहमान वो जो कर रहे हैं कि इजराइल के सपोर्ट में वो क्या कहते हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, इजराइल के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, उनसे मैं विनती पूर्वक ये कहूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो जाने अनजाने में अपने देश के अंदर एक गलत संदेश दे रहे हैं। पहले फ़लस्तीन और भारत को अगर समझना है तो आपको 1947 से पहले के इतिहास को समझना होगा। हमास को मेरी नज़र से मैं कह रहा हूँ अपनी बात क्लियर कट, कोई छुपाने या ढकाने की बात नहीं है। भारत में आज़ाद हिंद फौज नाम तो सबने सुना होगा। बंगाल जाकर किसी की माँ ने अगर दूध पिलाया है तो जाके ज़रा सा बोल के दिखाए आज़ाद हिंद फौज के ख़िलाफ़, वापस बंगाल से लौट के भी नहीं आएगा। इतनी सिंपैथी और इतना प्यार क्या कहते हैं आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लोगों को है। दुनिया जानती है, इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है कि गरम दल और नरम दल दोनों दल भारत में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मुक्ति की लड़ाई लड़ रही थी वो डिप्लोमेटिक लड़ाई थी, वो सियासी लड़ाई थी, वो गोलबंदी करना चाहते थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी अहिंसा का राह अपनाए हुए थे। लेकिन वहीं
गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन के साथ साथ देश में हिंसात्मक आंदोलन भी चल रहे थे उसी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका गैर कानूनी कब्जा हमारे भारत में था। और कभी गांधी जी ने कोई ऐसा लेख नहीं लिखा जिससे ये लगे कि उन्होंने गरम दल को देशद्रोही या देश का गद्दार करार दिया हो। हाँ, गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा से ही मार्ग निकल जाए, रास्ता निकल जाए, लेकिन ऐसा था नहीं। अगर गरम दल ना होते तो खुदीराम बोस, जिनके नाम पर हम गर्व करते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत थी शहादत देने की? शहीद आज़म शहीद भगत सिंह को क्या ज़रूरत थी शहादत देने की? अशफाकुल्ला खां को क्या ज़रूरत थी शहादत देने की? ये तो आखिरी की कड़ी की बात बता रहा हूँ। 1857 से 90 वर्षों के इस संघर्ष में कई लाख लोगों ने अपनी शहादत दी। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि वो अंग्रेज़, गांधी जी जेल गए थे कि नहीं गए थे? ये मैं यहाँ के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने चोरी किया था, डकैती किया था, लूट लिया था, किस में जेल गए थे? जेल गए क्यों थे? जवाहरलाल नेहरू जी जेल गए थे या नहीं गए थे? किस मुकदमे में जेल गए थे? चोरी में, डकैती में, किस चीज़ में गए थे? सरदार पटेल गए थे या नहीं? मौलाना आज़ाद गए थे या नहीं? ये सभी लोग जेल क्यों गए? ये एक सवाल है। अगर आप पूछेंगे तो इन पर देशद्रोही के मुकदमे थे, लेकिन मुकदमा लगाने वाला कौन था? अंग्रेज था। नेहरू जी जो जेल गए तो किस मुकदमे में गए? भाई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी को अंग्रेज देशद्रोही कहता था और जेल भेज दिया। तो वो जो 124 धारा जो आज तक चल रहा था वो, लेकिन ये जो बर्बरता है, अब सुनिए। हाँ। अब जो फिलिस्तीनियों को जेल में डाला गया, हजारों लोग हैं, अभी लगभग 2 लाख फिलिस्तीनी इन 10 वर्षों में इजराइल के कैद में हैं। प्रधानमंत्री जी को उस कैदी के बारे में भी बोलना चाहिए था, क्योंकि भारत ने उन जख्मों को देखा है, झेला है। भारत को ही देखे, जिसके ऊपर बीतता है उसी को एहसास होना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ऊपर बीता और हमें ही एहसास नहीं। दुनिया जानती है कि 90% भूभाग जो है वो फिलिस्तीनियों का है। इजरायली शरणार्थी थे, शरणार्थी हमारे देश में भी शरणार्थी हैं। आज रोहिंग्या बोले कि हमको घर दे दो, मकान दे दो, नाले पे रखा गया है। इसलिए रखा गया कि कहा दिया गया कि तुम शरणार्थी हो और वो कार्ड है तुम्हारे पास, शरणार्थी कार्ड, वोटर कार्ड नहीं है। भारत के किसी मामले में तुम्हारा कोई इंटरफेयर नहीं है। भारत के किसी मामले में तुम सलाह मशवरा नहीं दोगे। भारत के किसी भी निर्णय में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ इंसानियत के नाते जिंदा रहने के लिए तुम यहाँ रह सकते हो, ताकि तुम सुरक्षित जिंदा रहो। उसके लिए तुम्हें हमने ये जगह दिया, तंबू गाड़ के रहो और कमाओ और खाओ। जब तक कि तुम्हारे देश में स्थिति सामान्य नहीं हो, लौट कर नहीं जा सकते हो। तो शरणार्थी का ये है फुल फॉर्म। तो वो शरणार्थी जो मार खा के आए, जिसको उन्हीं ईसाइयों ने, अब देखिए लोग धर्म की भी बात कर रहे हैं, इसमें धर्म युद्ध भी इसको बता रहे हैं। तो अगर धर्म युद्ध है तो फिर ईसाई वहाँ क्यों आ गया भाई? अमेरिका तो ईसाई देश है, ब्रिटेन तो ईसाई है, फ्रांस तो ईसाई है, जर्मन तो ईसाई है। उसी जर्मन ने, जिस जर्मन में यहूदियों को कहीं का नहीं छोड़ा गया, जिस जर्मन में हिटलर ने यहूदियों को मार मार के कचूमर निकाल दिया, कई लाख यहूदियों को मारा, बेकसूर यहूदियों को मारा। हिटलर की सारी दुनिया निंदा कर रही है, आज तक कर रही। इतिहास में हिटलर का उदाहरण अगर किसी को दिया जाता तो उसको लगता है कि तानाशाह। लेकिन वही हिटलर की औलाद जर्मनी आज फिर इसराइल के साथ खड़ा हो गया। ये कौन सी पॉलिसी है भाई? या तो कल यहूदी सही थे, तुम गलत थे, तो माफ़ी मांगो, और आज बोलो यहूदी गलत है, तुम सही हो, या फिर यहूदी भी सही है, तुम भी सही हो। तो ये दोनों तीनों चीज़ें कॉकटेल कैसे होंगी, ये बताइए। तो वो शरणार्थी आए और शरणार्थी आकर बस गए। वहाँ के फ़लस्तीन के मुसलमानों ने गले लगाया, बसाया, ठीक है, और उनको स्पेस दिया। वो धीरे धीरे बढ़ते गए और इतने बढ़े कि द्वितीय विश्व युद्ध में परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि ऑटोमन एम्पायर का सत्यानाश हुआ और ख़त्म होने के बाद जो है अंग्रेज़ों का पूरा गलबा था। उसमें यहूदियों ने बड़ी चालाकी से खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया था। ब्रिटेन ने तोहफे में उसको देश थोप के दिया। लेकिन ब्रिटेन ने जो देश दिया वो 56 और 44 का बंटवारा था। 56% फ़िलिस्तीन की पूरी ज़मीन जो है वो यहूदियों को दी गई, जिसका नाम इजराइल बनाया गया, और 44% भूमि जो है वो मुसलमानों को दी गई, जिसका नाम फ़िलिस्तीन था। आज ब्रिटेन से मेरा सवाल है, बेशर्म मुल्कों से, मैं कहता हूँ कार्रवाई से नहीं डरना, सच बोलने के लिए मैं अदालत तक जाने को तैयार हूँ। जिस ब्रिटेन ने बांटा 56-44, वो ब्रिटेन आज इजराइल के साथ खड़ा है। ज़रा पहले पूछ तो लेते बेंजामिन नेतन्याहू से कि 44% ज़मीन जो है वो तुमने फ़िलिस्तीनियों को छोड़ दिया है, फिर ये बदमाशी कर रहे तो पीटो, फिर पीटो।
लेकिन वो तो 44 में 12% बच गया जमीन, सारी जमीन है वो कब्जा कर चुका, और फिर ब्रिटेन साथ दे रहा, तो आतंकवादी कौन, ये सवाल पैदा होता है। आतंकवाद की परिभाषा क्या है, इस पर दुनिया में बहस ही नहीं हो रही। बस वो आतंकवादी, अरे नहीं है, आतंकवादी वो है जो इंसानियत का कत्ल कर रहा, आतंकवादी वो है जो बच्चों के ऊपर बम बरसा रहा, आतंकवादी वो है जो अस्पतालों पर बम बरसा रहा, आतंकवादी वो है जो स्कूलों पर बम बरसा रहा, आतंकवादी वो है जो दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहा, आतंकवादी वो है जो दूसरों की मस्जिदों को नष्ट कर रहा और गिरजाघर को भी नष्ट कर रहा। लेकिन ये बेशरम लोग जो हैं वो उसके पक्ष में जाके खड़े हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया जो दो धड़े में बटी है, जहाँ से आपने सवाल शुरू किया, वहाँ भारत कहाँ है। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी के इस रणनीति की तारीफ कर रहा हूँ कि भारत सही जगह पे खड़ा है। भारत जहाँ खड़ा है वहीं भारत का पोजीशन वही है, वो दोनों के साथ है। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पॉलिसी तय की थी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय रही, इंदिरा जी के समय रही, राजीव गांधी के समय रही, और तमाम प्रधानमंत्रियों ने जिसको अपनाया, वो है गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष का मतलब ये है कि कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये तो भारत का पोजीशन एकदम क्लियर है कि हम किसी के साथ नहीं है, होना भी चाहिए यही। वो लेकिन जल्दीबाजी में जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दे दिया था वो गड़बड़ा गए थे। बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने, आप लोगों ने देखा होगा, वाज़ाफ्ता बयान जारी किया कि हमारा स्टैंड क्लियर है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जो राजीव गांधी जी का था, जो इंदिरा गांधी जी का था, जो नेहरू जी का था। वो फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है, भारत के फॉरेन पॉलिसी का, कि हम उस देश का कभी समर्थन नहीं करेंगे जो जबरन किसी दूसरे पर कब्जा करे। लेकिन हमारे देश की जनता बटी हुई है दो भाग में, एक फिलिस्तीन एक इजराइल। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं जो अंग्रेजों के मुखबिर थे उस जमाने में, वो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं जो अंग्रेजों के चाटुकार थे उस जमाने में, वो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उस जमाने में, वो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं जो अंग्रेजों से तनख्वाह लेते थे उस जमाने में, वो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं जो अंग्रेजों की दलाली करके भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कराते थे उस जमाने में, वो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत मुक्त हो अंग्रेजों के शासन से, वो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत से अंग्रेज चला जाए, ताकि मेरी जो छोटी छोटी हुकूमतें बनी हुई थी जमींदारी के नाम पर, वो ख़त्म हो, जो ख़त्म हुआ। तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा जिसकी आखिरी कड़ी में अवीर सावरकर जी का नाम आ जाता है, मैं तो वीर कहता ही नहीं हूँ, मुखबिरी करने वाला वीर कभी दुनिया में हुआ ही नहीं है। तो वो जो धारा है, वो अंतिम कड़ी जो है सावरकर जी की, तो उनके विचारधारा से जुड़े लोग तो इजराइल के साथ स्वाभाविक रूप से होंगे। उस पर आपको क्या परेशानी है? कि इजराइल जो है रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है जो भारत का दोस्त है, हथियार सप्लाई होता है, जब भी जरूरत होती है भारत को मदद मिलता है। एक मिनट, अच्छा आपने इजराइल देता है। मैं समझ गया आपका सवाल, अच्छा सवाल आपने उठाया। भारत शुरू में जब बरतानिया को खदेड़ा गया, स्वतंत्र हुआ भारत, तो दुनिया में पहला देश रूस था जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी सारी ताकत लगाई। जितनी रिफाइनरियां हैं, तेल शोधक कंपनियां, वो रूस द्वारा निर्मित हैं। जितने शुरू के हथियार हैं वो पहले रूस ने दिए। रूस ने बहुत तरह से भारत की मदद की और रूस एक विश्वसनीय दोस्त था भारत का। और रूस खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। आप बताओ भक्तों, तुम कहाँ जाओगे? पहले तो रूस है ना, इजराइल तो बाद में ना सामरिक। अब रही बात, इजराइल बड़ा ताकतवर है, तो उसकी ताकत का तो 3 मिनट में हवा निकाल दिया हमास ने। आज 20 दिन हो गए, हमास जो है वो इतना मार रहा है कि उसको होश नहीं आ रहा। उसकी अपनी सेना, अगर उसमें दम था, अगर इजराइल में दम था, अगर इजराइल मजबूत देश है, तो अमेरिका को क्यों बुलाया मदद के लिए? अमेरिकी फौज आ चुकी, आपको पता है, उसका बेड़ा आ चुका, उसका सील डील गील जितना उसका स्पेशल फौज है वो सब ला के उतार दिया। उसके बाद बरतानिया ने भी फौज उतार दिया, फ्रांस ने भी फौज उतार दिया, जर्मनी ने भी फौज उतार दिया। मैं कहता हूँ हमास की कौन सी ऐसी ताकत है और इसराइल कौन पिद्दी का शिरुआ है जो हमास से नहीं निमट पाया, और हमास ने उसको ऐसा पानी पिला दिया कि पूरी दुनिया करा माए बाप जल्दी से आओ और हमको बचाओ। नहीं बचोगे, किसी कीमत पर नहीं बचोगे। तुम्हें फिलिस्तीन की ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। 1, फिलिस्तीन की ज़मीन तुम्हें खाली करनी पड़ेगी। 2, फिलिस्तीन की ज़मीन तुम्हें खाली करनी पड़ेगी। 3 बार मैं कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत, अमेरिका नहीं, अमेरिका का बाप भी आकर इजराइल को बचा नहीं सकता है। ये आज मैं कैमरे पर ऐलान करके कह रहा हूं। और ये सपोर्ट अपोर्ट ये चलता रहता है। देखिए, जिसका जिससे संपर्क है वो उसी को फॉलो करेगा।
हम लोग अपने स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व करने वाले लोग हैं। हमारा नाम, हमारे पूर्वजों का नाम इंडिया गेट पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने शहादत देकर और इस मुल्क से उन अंग्रेज़ों को खदेड़ा था। वही लोग हैं, उसी के अनुयायी हैं फ़लस्तीन में, जो मार तो खा रहे हैं। हमारे यहाँ भी बम बरसाया जाता था, हमारे यहाँ भी गोलियों से भूना जाता था। एक दो जगह नहीं, 50 जगह भारत में ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां अंग्रेज़ों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ठीक है, और कौन नहीं जानता जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने सही किया। अगर इजराइल सही है, अगर इजराइल सही, जो लोग कह रहे हैं, उसकी नजर में जलियांवाला बाग में अंग्रेज भी सही था। लेकिन मैं कह रहा हूँ ने भी तो सोते हुए लोगों पर रॉकेट दाग दिए नहीं तो थे। जगह के मारेगा, आओ भाई साहब आपको पीटूंगा। मतलब आपने उसकी सारी जमीन हड़प ली। वहां पर लोगों पर अत्याचार खुदीराम बोस ने जगह के मारा था। शहीद अशफाकुल्ला खान ने जगह के अंग्रेज को बोला था, भाई साहब आइए मेरे घर पे, आपको हम बड़ी पिटाई करेंगे आपकी। अरे वो भी तो छुप के मारते थे। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी तो कभी इधर छुप के, कभी उधर छुप के, कभी लड़ के, मर के, अड़ के, हर तरह से होता था। ट्रेनें लूटी जाती थी। काकोरी कांड नहीं जानते क्या आप सुने ही नहीं, लोग पढ़ता ही तो नहीं, अंधभक्त है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ता। अरे पढ़ तो लो भारत का इतिहास, काकोरी कांड पढ़ लो, जलियांवाला बाग पढ़ लो, 1857 का गदर पढ़ लो, बहादुर शाह जफर का अंतिम यात्रा पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो। और कुछ भी पढ़ने को तैयार नहीं है। सुबह उठता है और जो आईटी सेल का व्हाट्सएप में मैसेज जाता है उसी को पढ़ता है। तेरे समर्थन से इजराइल अगर बच गया तो तुझे मान जाऊं मैं तो कह रहा हूं कैमरे पर, नहीं बच सकता ना, क्योंकि जालिम कभी नहीं बच सकता। हाँ, लंबा खींच सकता है। 90 साल भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी गई थी भाई। 90 साल तक हमारे लोग किन मुश्किलों में जिए थे, वो उस ज़माने के लोग को अगर जीवित होंगे तो वो बताएंगे कि वो कौन सा ज़माना था जहाँ कैसा डर, या तो चमचागिरी करनी पड़ती थी या लड़ना पड़ता था। चमचागिरी करने वाले को जान बख्शा जाता था, लड़ने वाले को या तो मारा जाता था, फांसी दिया जाता था, या फिर जेल की सलाखों में डाला जाता था। इसलिए ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई है। ये लड़ाई कब्जाधारी बनाम भुक्तभोगी, ये लड़ाई है। जो कब्जाधारी इजराइल है, भुक्तभोगी फिलिस्तीन से, उसको कब्जा छोड़कर भागना ही पड़ेगा, वैसे ही जैसे अंग्रेज़ों को भागना पड़ा था। तो इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि फ़िलिस्तीन को जो है वो पूरा हिस्सा मिल जाएगा और इजराइल को जो है वो ज़मीन छोड़कर भागनी ही पड़ेगी। साफ तौर पर हमास के समर्थन में, फ़िलिस्तीन के समर्थन में है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।